नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए कल सोमवार को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की चर्चा शुरू हुई। बता दें कि शहर के एक 5 स्टार होटल में विपक्षी नेताओं के लिए आयोजित डिनर से पहले यह चर्चा हुई। कांग्रेस के मुताबिक इस चर्चा में 26 दलों के नेता शामिल हुए। वहीं आज मंगलवार को विपक्षी नेता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर औपचारिक और विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए इस बार 8 नए राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें मरूम लार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कोंगू देसा मकल काची, विदुथलाई चिरुथिगल काची, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि जैसी पार्टियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कुछ अन्य नेता शामिल हैं। वहीं इस बीच एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने मुंबई में बताया कि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष की 18 जुलाई से शुरू हो रही बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, राज्यवार गठबंधन, सीट शेयरिंग एजेंडा के अलावा महागठबंधन के नए नाम पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने विपक्षी दलों की महाबैठक के सामने मांग रखी है कि 2004 लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बनी थी, उसी तरह नए महागठबंधन में भी सर्वसम्मति से ऐसी नियुक्ति हो। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे ही यह पद सौंपा जाए। आपको बता दें कि इससे पहले 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की बैठक में कुछ दलों ने नीतीश कुमार को भी संयोजन बनाने की मांग रखी थी। हालांकि इस पर बात आगे नहीं बढ़ी। जहां एक तरफ आज 18 जुलाई मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक होने जा रही है, तो वहीं आज एनडीए ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में बैठक का आयोजन किया है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि पिछले 9 सालों में एनडीए का ग्राफ बढ़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीए की आज मंगलवार को होने वाली बैठक में 38 सहयोगी दल शामिल होंगे, इसकी पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विकास का एजेंडा बढ़ाने के लिए लोगों की चाहत बढ़ी है और उसी के कारण एनडीए का विस्तार हुआ। उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है। यह सत्ता के लिए गठबंधन नहीं है बल्कि सेवा के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने बेंगलुरु बैठक को लेकर विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का गठबंधन भानुमति का कुनबा है। उन्होंने कहा कि ना नेता है, ना नियत है और ना फैसला लेने की ताकत है। नड्डा ने विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा कि यह फोटो खिंचाने के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ पर आधारित एकता की बुनियाद खोखली है। यह यूपीए के 10 साल के नॉन गवर्नेंस और करप्शन का टोला है। बीजेपी नेता ने विपक्षी दलों को लेकर आगे कहा कि 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ना हो, इसके लिए विपक्षी दल जुटे हैं। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में एक और दल शामिल हो गया है। दरअसल कल सोमवार को चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख गुट के नेता चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। मैं एनडीए परिवार में उनका स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और इसके एक धड़े पर चाचा पशुपति पारस ने कब्जा जमा लिया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम दिया। स्वर्ण मंदिर गुरबानी प्रसारण विवाद का मामला बीते काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब राज्यपाल ने कल सोमवार को दिया। राज्यपाल ने सीएम को लिखा कि मैंने कानूनी सलाह ली है, जिससे मुझे भरोसा है कि 19 और 20 जून को जब यह 4 बिल पास किए गए तो विधानसभा का सत्र बुलाना ही नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन था, इसलिए इन विधायकों की कानूनी वैधता पर शक है। राज्यपाल ने आगे कहा, मैं इस बारे में विचार कर रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह लूं या फिर संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए इन विधेयकों को आरक्षित कर दूं। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं 19 और 20 जून के सत्र की पहले वैधता देखूंगा। राज्यपाल ने लिखा कि 15 जुलाई के आपके पत्र के संदर्भ में आपके स्वयं के दावे से ऐसा प्रतीत होता है कि आप विशेष राजनीतिक परिवार के कुछ कार्यों से चिंतित हैं।
आपने मेरे द्वारा लिए गए समय को पंजाब के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का गला घोटने के समान बताना उचित समझा है। मामला आपकी निजी धारणा का प्रतीत होता है, उसमें मैं आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री के रूप में आप इस बात की सराहना करेंगे कि पंजाब के लोग यह सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से चिंतित हैं कि जो कानून अंततः उन्हें प्रभावित करते हैं उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित किया जाए। आपको बता दें कि बीते शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपको 26 जून सिख गुरुद्वारा संशोधन कानून पास करके भेजा था, लेकिन आपने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। वहीं अब राज्यपाल ने इसी चिट्ठी का जवाब देते हुए 19 और 20 जून के उस विधानसभा सत्र पर ही सवाल उठा दिए हैं, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होने वाले गुरबानी के प्रसारण के अधिकार किसी एक चैनल के बजाय सभी को मुफ्त देने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पास किया गया था। एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रविवार को अन्य बागी विधायकों के साथ अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इतना ही नहीं, कल एक बार फिर यानी सोमवार को भी अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे, जिसे लेकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि रविवार होने के कारण कई कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं थे, इसीलिए सोमवार को दोबारा मुलाकात हुई। पटेल ने कहा कि शरद पवार ने धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी, हालांकि खुद कुछ नहीं कहा। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट ने विधायकों के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करने के लिए दिल्ली में अपनी कानूनी टीम से सलाह ली है। पार्टी की तरफ से कानूनी राय विपक्षी खेमे में बने रहने के लिए मांगी गई थी। हालांकि एनसीपी की एक के बाद हुई एक बैठकों को लेकर कानूनी टीम भी भ्रमित है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार खेमे के विधायकों को सोमवार को विपक्ष में रहने का प्रस्ताव पारित करना था। उस प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजना था, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वहीं इससे पहले रविवार को हुई मुलाकात के बाद बागी नेताओं ने कहा था कि उन्होंने शरद पवार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि पार्टी विभाजित ना हो, लेकिन शरद पवार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वही सुनते रहे जो हम कह रहे थे और उनसे मिलने के बाद हम वापस आ गए। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी का मंगलवार तड़के निधन हो गया। उनके बेटे चांडी ओमन ने फेसबुक पर पोस्ट कर अपने पिता के निधन की जानकारी देते हुए लिखा कि अप्पा का निधन हो गया। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ओमन चांडी का बेंगलुरु के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था। वहीं केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि उस राजा की कहानी जिसने प्रेम की शक्ति से दुनिया पर विजय प्राप्त की, उनका मार्मिक अंत हो गया। आज मैं एक महान व्यक्ति ओमन चांडी के निधन से बहुत दुखी हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।